नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मां सरस्वती में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए इस प्रश्न को लगाते हैं हम लोग। 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि धन पूर्णांक होते क्या हैं, यानी कि समधन पूर्णांक। देखिए, सम धन पूर्णांक होते क्या है। देखिए, 2, 4, 6, 8, 10 जोड़ते चले जाइए, दो दो इसमें। ठीक है, हमें अगली सम संख्या मिलती चली जाएगी। यानी कि अगर हम लोग इस 20 और 40 के बीच में पूछा गया, यानी कि 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। देखिए यहाँ पर इसके बाद आएगा 40 और 22 से पहले आएगा 20। इसका मतलब है कि हम लोगों को 20 और 40 के बीच की ही बतानी थी। तो ये हो गई 20 के ऊपर की और वो 40 के अंदर। ये रहा हमारा आंसर। इसे मत लिखना, इसे समझाने के लिए आपको लिख दिया है कि समधन पूर्णांक होते क्या है। ठीक है, आपका जो आंसर है वो यही है, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। यानी कि सम संख्या, यानी दो दो जोड़ते चलते हैं। 20 के बाद दो जोड़ेंगे तो 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये अगला सवाल दिया है, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। पहले हम समझ लेते हैं अभाज्य धन पूर्णांक के बारे में थोड़ा। तो अभाज्य धन पूर्णांक ये क्या होते हैं। देखिए, जो स्वयं से विभाजित हो और 1 से, वो अभाज्य धन पूर्णांक होते हैं। जैसे 2 है, ये स्वयं से भी हो जाएगी, 2 से ही कटेगी और 1 से कटेगी बस, और इसके अलावा किसी से नहीं कटेगी। उसके बाद 3, 3 भी स्वयं से कटेगी, 3 एकम 3, या 1 से कटेगी बस, और इसके अलावा नहीं कटने वाली। तो जो हमारे अभाज्य धन पूर्णांक होते हैं वो हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे, मगर हमें चाहिए बस कितने, 1 से 10 तक। तो 1 से 10 तक कौन कौन से हैं, 7 तक हैं। तो हम लोग लिख देंगे कि 2, 3, 5, 7। उसके बाद 11 आ जाएगी, जो ज़्यादा हो जाएगा। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आपको सबको कि 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखने थे। तो 2, 3, 5, 7, 11, 10 से ज़्यादा हो गया, इसलिए हमने 2, 3, 5, 7 तक ही इसे ले लिया। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। देखिए, बहुत ही सरल है। क्रमानुयायी का मतलब होता है क्रमानुसार आने वाली संख्या। यानी कि अगर ये 2a+1 है तो 1 के बाद क्या आएगी, 2 आएगा। यही हमारा आंसर है। क्रमानुयायी का मतलब होता है क्रमानुसार आने वाली आगे की जो संख्या हो। तो 2a तो +1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। यही हमारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन दिया है, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बात करें तो योगात्मक प्रतिलोम की, तो जैसे जब कोई परिमेय संख्या प्लस में दी गई होती है तो योगात्मक प्रतिलोम में माइनस हो जाता है, और अगर वो माइनस में दी गई है तो प्लस में हो जाती है। यानी अगर ये 2/3 दिया गया है प्लस में, तो योगात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, माइनस के 2/3। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है, -5 का गुणनात्मक प्रतिलोम लिखिए। गुणनात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि अंश का जो अंश रहेगा वो हर हो जाएगा, और जो हर रहेगा वो अंश हो जाएगा। देखिए, जैसे -5 को हम -5/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अंश का हर हो जाता है और हर का अंश हो जाता है। ये तो गुणात्मक प्रतिलोम है। तो -5/1 लिख सकते हैं इसे, और इसे हम -1/5 लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर है। चलिए अगला सवाल दिया है, P+Q और P-Q की योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम मतलब जैसे हम लोग इसमें कुछ जोड़ते हैं। जैसे देखिए, पहला दिया है P+Q, तो हम लोग लिखते हैं
पी प्लस क्यू, यदि हम इसमें x जोड़ देते हैं यानी x बराबर 0 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x का मान क्या आएगा, x बराबर, देखिए इधर है p प्लस क्यू, प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस p प्लस क्यू, एक तो ये निकल आया। अब ऐसे ही हम लोग p माइनस क्यू का भी योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो p माइनस क्यू में हम लोग जोड़ेंगे x बराबर 0 कर दिया जाएगा। देखिए x बराबर करेंगे तो इधर p माइनस क्यू था तो इधर माइनस आ जाएगा और p माइनस क्यू, ठीक है। तो ये हमारा निकल आया p माइनस क्यू का, ठीक है। ये दोनों यानी कि माइनस p प्लस क्यू कॉमा माइनस के p माइनस क्यू, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, x के किस मान के लिए 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x कथन सत्य है। तो देखिए हम लोग एक नियम जानते हैं जिसे बोलते हैं साहचर्य नियम, साहचर्य नियम क्या होता है, a गुणे b गुणे c बराबर a गुणे a गुणे b गुणे c, ठीक है। ये हमारा साहचर्य नियम होता है, ठीक है। देखिए इससे हम लोग मिलाएं तो यदि ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि यानी ये c नंबर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम लोग ने देखा कि 5 गुणे 3 गुणे 2 है और 5 गुणे 3 गुणे x है, यानी 2 नहीं है उसमें, यानी c का मान नहीं है, तो यानी c के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, यानी x का मान जो आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। क्योंकि x देखिए x की जगह पर हम लोग 2 रख देंगे तो बिल्कुल सेम सेम हो जाएंगे। देखिए a गुणे b गुणे c, a गुणे b गुणे c, यानी कि 5 गुणे 3 गुणे 2 है, इसमें 5 गुणे 3 है और 2 नहीं है, इसका मतलब x बराबर 2 है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, अतः x का मान बराबर 2 होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। चलिए जैसे मान लेते हैं हमने 2 रखा योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमने 2 रखा तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2, मगर देखिए 2 से हम 1 में भाग देंगे तो हमें वो प्राप्त नहीं होगा कि 2 ही प्राप्त हो जाए, तो योज्य प्रतिलोम इसका बराबर हो जाता। मगर अगर हम लोगों ने जैसे मान लिया 0, यानी 0 बराबर तो क्या हो जाएगा 0/0, 0 से 0 में भाग दे देंगे तो 0 ही आ जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। यानी कि 0 हमारा आंसर है, यानी पूर्णांकों में से कौन संख्या जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है तो वो 0 है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं, यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 ब्रैकेट के अंदर a+1 सम है अथवा विषम। चलिए इसे भी लगाते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले समधन पूर्णांक क्या होते हैं, समधन पूर्णांक क्या होते हैं, 2, 4, 6 ऐसे ही चलते रहते हैं। यानी बोल रहे हैं कि a एक समधन पूर्णांक है, यानी समधन पूर्णांक क्या है, a बराबर क्या 2, 4, 6 ऐसे ही चलते चले जाइए जहाँ तक चाहिए समधन पूर्णांक लिख सकते हैं। तो हम लोगों को जो सवाल दिया गया वो दिया गया है a-1 और a+1। अब इस सवाल में समीकरण जो दिया गया है इसमें हमें 2, 4, 6 रखकर देखना है कि जो हमारा उत्तर आता है वो सम है या विषम है। तो हम लोग सबसे पहले 2 रखेंगे,
तो लिख देते हैं कि a बराबर 2 रखने पर, a बराबर 2 रखने पर a की जगह 2 रख देंगे, 2 माइनस 1, 2 प्लस 1। देखिए 2 में से अगर हम लोगों ने 1 को घटाया तो बचेगा 1 और बीच में ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई, ठीक है, और 2 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 3। अगर इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3। ये सम है या विषम, ये विषम है, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं, a बराबर 4 रखने पर, तो 4 माइनस 1, 4 प्लस 1, 4 में से 1 गए तो बचेंगे 3, ब्रैकेट है तो गुणा लगा देंगे, 4 और 1 में जोड़ेंगे तो होते हैं 5। अब अगर इनका गुणा कर देंगे 3 बचे 15। ये सम है या विषम, विषम। अतः हमारा जो उत्तर आ रहा है वो क्या है, पूछा था कि सम है अथवा विषम, यानी विषम है हमारा उत्तर। क्या है, विषम, ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 10, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इधर माइनस करेंगे, माइनस का हमें काम ही नहीं है क्योंकि हमें चाहिए 5 और 7 का योग। तो चलिए देखिए, सबसे पहले चाहिए तो लिख दे रहे हैं 2 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। देखिए हमें चाहिए 5 और 7 का योग, तो हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो देखिए 0 से हम लोग जाएंगे 5 की तरफ, 5 ही रहा ये यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कितने कदम चले, 5। देखिए 1 2 3 4 5 कदम। उसके बाद अभी हमें जाना है 7 कदम और, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 कदम, यानी कि यहाँ से फिर ये आया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये रहा 7। अब देखिए 5 और 7 का योग कितना आएगा, 12। यही हमें बताना था, यानी 5 प्लस 7 बराबर 12। ये है हमारा उत्तर। हमें सिर्फ संख्या रेखा पर दिखाना था इसे, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से असत्य हैं। 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है, बताइए सत्य है या असत्य। तो चलिए इसे लगा के देखते हैं हम लोग। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि धन अभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं। तो धन अभाज्य पूर्णांक, धन अभाज्य पूर्णांक बराबर 2 3 5 7 11, ऐसा ही श्रृंखला चलती चली जा रही। अब हम लोग देखेंगे कि क्या 2 धन पूर्णांकों का हम लोग अगर गुणा करते हैं तो क्या जो हमारा योग उत्तर आ रहा है वो क्या अभाज्य ही आ रहा है। चलिए देखते हैं। जैसे हमने ले लिए 2 और 3, 2 अभाज्य गुणन ले लिए। देखिए 2 3 6, अगर ये स्वयं से कटे और 1 से कटे तो ही ये अभाज्य धन पूर्णांक है। अगर उससे ज़्यादा से कट रहा है तो ये अभाज्य धन पूर्णांक नहीं है। देखिए ये 1 से भी कट जाएगा, ये 2 3 6 भी कटेगा, और 3 दूनी 6 भी कटेगा, और 6 एकम 6 भी कटेगा, यानी ये धन अभाज्य पूर्णांक तो नहीं है। चलिए
अब दूसरा भी लेकर देख लेते हैं। 5 गुणे 7, इसको भी करके देख लेते हैं। 5 सत्ते 35, ठीक है। अब ये क्या 35 जो आया है, क्या ये एक से ये भी 2 से कटता है? मगर देखिए कितने कटता है, ये देखिए 1 से भी कटेगा, उसके बाद 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। देखिए 5 सत्ते 35, उसके बाद 7 से भी कटेगा, और 7 के बाद डायरेक्ट 35 से, ठीक है। अब देख लीजिए इसके भी 4 फैक्टर निकल रहे हैं कि ये 35 जो आ रहा है ये 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 35 से भी कट जाएगा। और हमें चाहिए, अगर ये कथन सत्य होता तो ये सिर्फ स्वयं से कटता और या तो 1 से कटता। मगर देखिए 6 है तो वो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। और नीचे जो 35 दिया हुआ है, ये 5 गुणे 7 दूसरा हम लोगों ने लेकर देखा, तो 7 पन्ना 35 जो आ रहा है वो 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, और 35 कम 35 से भी कटेगा। तो चलिए अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बी। ये वाला तो असत्य है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है, ये कथन असत्य है, असत्य, ठीक है। अब ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी दिया है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है, यानी कि अगर हम लोग ये जिनका गुणा किया है 2 + 3 = 5, बोल रहे हैं कि क्या दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है, यानी हमेशा। सदैव का मतलब होता है कि हमेशा ही वो अभाज्य आता है क्या? तो 2 3 5 इस बार तो अभाज्य आ गया, एक और करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे आगे का किया, और क्या हो गया, 5 और 7 ले लेते हैं ना। 5 + 7 = 7 5 12। देखिए ये 12 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 3 12, और 6 से भी कटेगा, और 12 से भी कटेगा। मगर ये 5 सिर्फ 1 से कटेगा और 5 से ही कटेगा, इसलिए वो अभाज्य था, ठीक है। अब ये देखिए जो हम दूसरा हम लोगों ने लिया, तो सदैव का मतलब ये होता है कि यहाँ मान चाहे जितने रखते चले जाएं, हमेशा ही वहाँ पर अभाज्य आएगा। तो जो पहला ऑप्शन था कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है, वो असत्य इसलिए हो गया है क्योंकि 2 3 6 करने पर जो हमें उसके गुणनफल प्राप्त हो रहे हैं कि वो 6 मिला है, जो वो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। तो इसका मतलब ये था कि अगर ये स्वयं से कटता और 1 से कटता तो ये अभाज्य होता। जैसे ये 5 है, 2 3 5, ये स्वयं से भी कट रहा है 1 से, और स्वयं से भी कटेगा और 1 से भी कट रहा है। मगर जब दूसरा हम लोगों ने रखा 5 + 7 जो ये आया 12, ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, और 12 से भी कट रहा है। तो ये भी कथन गलत हो गया, क्योंकि सदैव का मतलब होता है कि दोनों में ही अभाज्य आना चाहिए था, मगर इसमें देखिए अभाज्य आया और इसमें भाज्य आ गया, तो इसलिए दूसरा कथन भी असत्य है, असत्य। चलिए अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी दिया है, यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है तब ए + बी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। जैसे ऑप्शन सी देख लेते हैं, यानी ए और बी कोई ऋण पूर्णांक है, मान लीजिए -2 और -3 मान लेते हैं, दो ऋण पूर्णांक है, तब ए + बी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। यानी इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो हमारा उत्तर आएगा क्या वो भी ऋण में आएगा? देखते हैं। -2 + -3, देखिए माइनस और प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, यानी ये आपस में जुड़ तो जाएंगे कि 2 3 5, मगर इसमें चिन्ह जो लगेगा वो माइनस का लगेगा क्योंकि 3 बड़ा है, ठीक है। यानी कि ए और बी कोई ऋण पूर्णांक है, ए और बी कोई ऋण पूर्णांक है, तब ए + बी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा, ए + बी सदैव ऋण पूर्णांक होगा। तो हाँ ये सत्य है, सत्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या ए ब्रैकेट के अंदर a+1, a+2, a+3 संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। चलिए इसे भी लगाते हैं। ए एक धन पूर्णांक है, यानी धन पूर्णांक क्या होते हैं? धन पूर्णांक क्या होते हैं? धन पूर्णांक क्या होते हैं? 1
2 3 4 5, ऐसा ही चलते रहते आगे तक। बोल रहे हैं कि ए अगर धन पूर्णांक है, यानी ए बराबर 1 2 3 4 5 है ना। तो दिखाइए कि ए, ये जो हमारा समीकरण दिया है, ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3 क्या 24 से पूर्णतया विभाजित है? चलिए देखते हैं। ए बराबर 1 रखने पर, ए बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा? पहले तो यहाँ 1 की जगह पर आ जाएगा 1, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 2, 1 प्लस 3। हमने क्या कर दिया है, जहाँ पर ए था वहाँ पर 1 रख दिया है, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट से बाहर है, वो गुणे में आ जाएगा, 1 गुना 1 और 1 2, फिर ब्रैकेट है तो गुणा 2 1 3, फिर गुणा 3 1 4, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 3 6, 6 चौक 24, 24, ठीक है। 24, देखिए 24 पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अगर हम लोग 24 का भाग 24 में देंगे तो एक बार में कट जाएगा। अब हम लोग दूसरा भी देखेंगे। ए बराबर 2 रखने पर पहले समीकरण लिख लेते हैं। ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3 और ए बराबर 2 रखने पर ए की जगह 2 रख दिया, ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 1, 2 प्लस 2, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? ये 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट लग गया है तो गुणा 2 1 3, फिर से गुणा 2 2 4, फिर ब्रैकेट तो फिर गुणा 2 3 5। देखिए 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 120, यहाँ पर आ गए 120। अब हम लोग देख लेते हैं क्या 120 24 विभाजित कर सकती है इसको? 24 पंचे 120, देख लीजिए, ठीक है। 0 में 0 गया कुछ नहीं, 2 में 2 गया, 1 गया कुछ नहीं, 24 पंचे 120, तो ये भी आ गया, विभाजित कर देगी। उसके बाद ए बराबर 3 भी रख कर देख लेते हैं हम। पहले तो समीकरण ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3, ए बराबर 3 रखने पर, ए बराबर 3 रखने पर क्या होगा? ए की जगह पर 3 रख देंगे, ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 1, 3 प्लस 2, 3 प्लस 3 बराबर, ये 3 ब्रैकेट के बाहर है तो गुणा 3 और 3 1 4, फिर से गुणा 3 2 5 गुणे 3 3 6, ठीक है। आप सबका गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 12 पंचे 60, 60 छक्का 360। 360 को भी हम लोग देख लेते हैं क्या 24 से विभाजित होती है? 360 को 24 से भाग के देख ले रहे हैं कि काट रहे हैं क्या? 24 24 एकम 24, 6 में 4 गए 2, 3 में 2 गया 1, उतरा 0, और ये देखिए 24 पंचे 120, हाँ ये भी विभाजित कर रही है, ठीक है। तो अतः जो हमारा प्रश्न दिया हुआ था कि क्या यदि एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या ए, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। लोग लिख देंगे कि हाँ, यानी कि अतः पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 24 से पूर्णतः अतः 24 से अतः 24 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि ए एक समधन पूर्णांक है और बी एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं सम होंगी? दिया हुआ है। चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ए बराबर क्या है। ए बराबर दिया है, ए बराबर सम
और b बराबर क्या दिया है, विषम। हमें बताना है कौन कौन सी संख्याएं सम होंगी और कौन कौन सी विषम होंगी। जो आंसर में आएगा वो सीधा हम लोग लिख देंगे कौन सी संख्याएं सम होंगी। चलिए देखते हैं इसको लगाकर। सबसे पहले दिया है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, अब अगर ये सम संख्या का स्क्वायर करते हैं, ए बराबर तो सम है, तो सम का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। मान लीजिए सम क्या है, 2 4 6 8 10 12 कुछ भी है, 2 रख लेते हैं। 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 दूनी 4, यानी 2 का स्क्वायर 4। 4 क्या है, सम संख्या है, सम संख्या। ठीक है, चाहिए तो इसे सिर्फ सम लिख सकते हैं। ठीक है, सम। दूसरा कथन देख लेते हैं, बी स्क्वायर वाला। बी स्क्वायर क्या है, बी है विषम। बी स्क्वायर, बी स्क्वायर विषम का स्क्वायर होगा। ठीक है, विषम, विषम स्क्वायर करेंगे तो विषम संख्या क्या होती हैं, 1 3 5 7। जैसे मान लीजिए हम लोग 1 या 3 किसी को ले लेते हैं, 3 को ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर कर देते हैं, 3 त्रिक का 9। ये क्या आया, ये विषम है। ठीक है, विषम आ गया। उसके बाद ए प्लस बी, ए प्लस बी, इसको देख लेते हैं, यानी कि सम प्लस विषम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम। देखिए सम और प्लस विषम को जोड़ने, मान लीजिए सम संख्या 2 ले लिया और विषम संख्या 3 ले लिया, 3 2 5, ये क्या आया है, विषम आया ना, तो यहाँ पर लिख देंगे विषम। ठीक है, उसके बाद ए गुणे बी लेंगे, ए गुणे बी, ए गुणे बी लेंगे तो ए की जगह पर क्या है, सम है, यानी सम गुणे विषम। जैसे हम लोग सम की जगह पर 2 ले लिए और गुणा विषम की जगह 3 ले लिया, तो 2 3 6, 6 क्या है, सम है। ठीक है, उसके बाद बचा है ए ब्रैकेट के अंदर ए प्लस 1, इसको देखते हैं, सम ब्रैकेट है, फिर से सम प्लस 1। देखिए सम की जगह पर 2 और यहाँ पर भी 2 प्लस 1 बराबर 2 1 3, यानी कि 2 गुणे 3, 2 3 6, यानी यहाँ पर आएगा क्या, सम। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। अब आखिरी वाला बचा है बी, कॉमन है और बी प्लस 1, बी प्लस 1। देखिए बी यानी विषम, विषम, फिर से विषम और प्लस 1 बराबर कर देंगे। देखिए विषम की जगह पर हमने रखा 3 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 1, इसे जोड़ेंगे तो ये क्या आया, 3 गुणे 3 1 4 12, यानी कि हमें क्या प्राप्त हुआ, 3 चौक 12। 12 क्या है, ये भी सम संख्या है, तो हम लोग लिख देंगे कि सम। अब हमें इसमें से बताना था कि कौन कौन से सम हैं। तो ठीक है, ए स्क्वायर तो सम है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि हाँ ए स्क्वायर तो सम है, कॉमा। उसके बाद बी स्क्वायर विषम है, ये नहीं लिखना है, फिर विषम है, ए प्लस बी भी विषम है, ए गुणे बी है, तो हम लोग लिखेंगे ए गुणे बी, ए गुणे बी भी सम है। उसके बाद ए कॉमन, ए प्लस 1, ये भी सम है। उसके बाद बी कॉमन, बी प्लस 1, ये भी सम है, तो इसको भी लिख देंगे बी और बी प्लस 1, ये हमारा है उत्तर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। मतलब ये जो कथन दिया है ये किसके अंतर्गत, किस नियम के अंतर्गत सत्य है। तो देखिए वितरण, या जैसे वितरण योग पर एक नियम होता है, योग पर गुणा का वितरण नियम, गुणा का वितरण नियम। क्या होता है, ए गुणे बी प्लस सी बराबर ए गुणे बी, ए गुणे सी, ये है योग पर गुणा का वितरण नियम। देखिए इसी के ये अंतर्गत है और यही हमारा उत्तर है कि इस पर कौन सा अंतर्गत
जो बता रहे हैं कि कौन से गुणधर्म के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य होगा, तो योग पर गुणा का वितरण नियम के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर बी है 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 9 बराबर 3 प्लस 5 ब्रैकेट के अंदर प्लस 9। ये कौन से नियम के अंतर्गत आता है, तो ये आता है योग का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम क्या होता है, ए प्लस और बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी वैसा ही रहता है, चाहे तो ए प्लस बी और प्लस सी। ठीक है, ये योग का साहचर्य नियम है। देखिए, ए एक बार इसको बी प्लस सी कर दिया गया, एक बार ए प्लस बी जोड़कर बी प्लस सी कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन सी की ओर चलते हैं। चलिए, तीसरा ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर सी है, 3 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 3, इसे हम ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए लिख सकते हैं। ये कौन सा नियम है हमारा, ये हमारे गुणा का क्रम विनिमय नियम। गुणा का क्रम विनिमय नियम, ये हमें बताना था, ये हमारा आंसर है कि ये कौन सा नियम है, ये गुणा का क्रम विनिमय नियम है। ये कौन सा नियम है, योग का साहचर्य नियम है। और ये कैसा नियम है, ये योग पर गुणा का वितरण नियम है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, 3 गुणे 5 बराबर ए गुणे 5 और ए बराबर 3 हो तो क्या होगा, अगर यही ए का मान अगर हम लोगों ने 3 रख दिया तो 3 गुणे 5 और 5 गुणे तो 3 गुणे 5 इधर भी आ जाएगा। ये होता है निरसन नियम। ठीक है, ये कैसा नियम है, ये निरसन नियम है। निरसन नियम, हमें बस यही बताना था कि ये कौन से नियम हैं जो इन समीकरणों में लगेंगे या सवालों में लगेंगे। आंसर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 15, संख्या रेखा पर -5 -2 0 1 2 5 को दर्शाइए। देखिए, संख्या रेखा पर दर्शाना, सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ठीक है, बीच में हमारे होता है 0 और हम थोड़े थोड़े समय जो बराबर समय अंतराल पर संख्याएं बढ़ती हैं, 1 2 3 4 5 6 और इस दाहिने साइड की प्लस होती है और बाएं साइड की माइनस में। इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। चलिए तो एक और खींच देते हैं, माइनस का 6। अब हमें इसे संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए, -5 कहाँ मिलेगा हमें, -5 है यहाँ पर। ठीक है, तो चाहिए तो ऐसे बना देते हैं, -5 रहा ये। ठीक है, ये मिट गया है, माइनस का 4 था यहाँ। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये हो गया -5 और ये रहा -2, -2। उसके बाद 0, ये रहा हमारा 0, उसके बाद है 1, ये रहा हमारा प्लस का 1 और ये हमारा 2 और हमारा लास्ट में है 5, ये रहा हमारा 5। ये हो गया संख्या रेखा पर दर्शा दिए गए हैं और यही हमारा आंसर भी है। इसी के साथ आपका अभ्यास समाप्त होता है। धन्यवाद।